बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींच कर उसमें फल फूल सब्जियां उपजाते हैं, तभी तो हमारे घर तक अनाज पहुंच पाता है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक हो रहे हैं लाभान्वित। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के इस माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों का कारोबार आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का प्राथमिक उपचार कर से बचा सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान आने वाले समय में बरसाती टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय टमाटर की बेहतर पैदावार के लिए पूसा शीतल, अर्का आभा और रोहित 2 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई करना अच्छा होगा। आने वाले समय बरसात में टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों की बुआई करनी चाहिए। झारखंड के वातावरण में टमाटर की अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद हैं पूसा शीतल, अर्का आभा और रोहित 2। इनके 500 से 600 ग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 200 से 250 क्विंटल टमाटर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन खेतीबाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हमारे किसी विशेषज्ञों की सलाह है कि दलहनी, तेलहनी या सब्जी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो, इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित या मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में। हम लगातार देखते आते हैं कि मंडी भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी स्थिरता बनी रहती है, पर मंडी भाव में आज क्या है खास, आइए जानते हैं। मूंग दाल रहा न्यूनतम 8,800 से लेकर अधिकतम 9,000
500 रुपये, गुड़ 4000 से लेकर 4310 रुपये, मटर 4800 से लेकर 5200 रुपये। वहीं चीनी ने अपना मूल्य जो दर्ज कराया वो रहा 3900 से लेकर 4100 रुपये। ये रहा आज का मंडी भाव। आप लगातार हमसे बने रहिए, यूं ही जानते रहिए मंडी भाव का हाल। अब चलते हैं स्टूडियो और होते हैं रूबरू गोपाल से। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जो कृषक छूट गए हैं वे टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6000 रुपए की सम्मान राशि 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, गर्मी के मौसम में बकरियों में होने वाले रोग और उसका बचाव कैसे करें। गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है और हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो बकरी पालन करते हैं। बकरी पालन पहले गाँव तक ही सीमित था, लेकिन अब लोग आमदनी अपनी दोगुनी करने के लिए शहरों में भी बकरी का पालन कर रहे हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो बकरियों में बहुत
बहुत तरह के रोग और बीमारियां होती है जिससे उनका निदान करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम ये फीचर देखेंगे और लेंगे जानकारी कि गर्मी के मौसम में आप बकरियों की देखभाल कैसे करें और उनमें होने वाले रोग से उनका बचाव कैसे करें। हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोग बकरियों का पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। बकरी पालन किसानों और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाने का अच्छा जरिया है। बकरी पालन में बहुत कम लागत लगती है, लेकिन अगर बकरियों को रोग लग जाए तो वह आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जोहार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि लोग तेज़ी से पशुपालन के साथ जुड़ रहे हैं और यह एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है। यदि हम पशुपालन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि बकरी पालन प्रमुख तौर पर किया जाता है और अभी चूँकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में बकरियों की देखभाल किस तरह से करनी है और विशेष तौर पर उनका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम आप पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में और आइए जानते हैं गर्मियों के मौसम में बकरियों में होने वाले प्रमुख रोग व उनसे बचाव के बारे में। इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बकरियों में कौन कौन से रोग हैं जो अभी गर्मियों में लग जाते हैं। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अभी गर्मियों में जो अभी का जो मौसम है इसमें वातावरण में तापमान है और नमी है, 1-2 बारिश भी है, नमी है और इस मौसम में बहुत तेज़ी से कीटाणु विषाणु फैलते हैं। तो हमारे गर्मियों के मौसम में सबसे प्रमुख तो PPR की बीमारी है जिससे बकरियों में मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान ये PPR की बीमारी से होती है। दूसरा एक खुरहा चपका की बीमारी है। ये भी गर्मियों में जस्ट बरसात शुरू होने से पहले ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो ये 2 बीमारियां प्रमुखतः जो हैं जो गर्मियों में हमें मिलती हैं और इनके बारे में हम किसान भाइयों को जानना इससे ज़रूरी है। और गर्मी का मौसम इनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इस सीजन में बकरियां कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी के मौसम में बकरियों में लू और सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है, लिहाजा उसका ध्यान रखें, धूप से बचाएं और भरपूर पानी पिलाते रहें। जैसे PPR की का बताया जाए तो PPR जो इसमें हमने जैसे बताया कि वो मृत्यु दर बहुत अधिक है और उसमें 100% जो है कि बकरियों में ये बीमारी हो जाती है। अगर एक बकरी को भी हो गई तो 100% को होगी और 90% तक बकरियां इसमें मर जाती हैं। और ये वायरल बीमारी होने के कारण इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन बचाव करना इसका बहुत ज़रूरी है और बचाव के लिए अभी उपयुक्त समय है कि हम लोग इसका टीकाकरण कर लें। तो ये टीकाकरण से ही बचाव हो सकता है और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर ये बीमारी से अगर बच जाता है तो किसान भाइयों को काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे टीकाकरण के लिए अगर हम बात करें तो टीका जो है वो 50 या 100 बकरियों के लिए एक साथ आता है, इंडिविजुअल नहीं है। कम से कम 50 बकरियां का वो डोज रहता है। तो 1 ml जो है वो सबकट चमड़ा में दिया जाता है। वैक्सीन जो भी देना होता है वो किसी भी अगर बीमारी के लिए दे रहे हैं तो वो दिन का तापमान सबसे न्यूनतम रहना चाहिए और जहाँ से भी आप वैक्सीन लाते हैं वो बर्फ़ में लाना उचित रहता है। तो बर्फ़ में लाएं, वैक्सीन बनाएं और 50 बकरियां को दे दें। अगर आपके पास 50 बकरियां नहीं हैं, कम हैं, तो अगल बगल आसपास को मिल के भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले टोले में बकरियों में बचाव हो जाएगी। अगर बकरी के होठों, मुंह की श्लेष्मा या कभी कभी खुरों पर छाले हो जाते हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है, ऐसे में बकरी को ओरफा रोग लग जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुंह को दिन में 2 बार लाल दवा, फिनाइल, डेटॉल आदि के हल्के घोल से धोएं। खुरों और मुंह पर लोरेक्सन या बिटाडिन लगाएं। लेकिन और कौन कौन से रोग हैं ऐसे जो अभी गर्मी के मौसम में बकरियों में लग सकते हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जाए? अभी गर्मियों में एक खुरा चपका के तो बीमारी में बताया, लेकिन जब बहुत कम होती है बीमारी खुरा चपका बकरियों में
लेकिन वो कैरियर होता है, वो उस खुरा चपका की बीमारी का जो कीटाणु विषाणु जो होते हैं, वायरस होता है, वो बकरियों में ही रहता है और उसी से दूसरे पशुओं में फैलता है और ख़ासकर गाय बैल में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अगर हम बकरियों को भी उस खुरा चपका का, वो भी वायरस का बीमारी है, इसलिए उसका इलाज नहीं है, तो बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो हम लोग जैसे अभी गर्मियों में ही उसका टीकाकरण किया जाता है, तो सभी पशुओं के साथ साथ में बकरियों को भी अगर हम टीकाकरण करेंगे तो उस खुरा चपका एक सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस का बीमारी है। इससे जो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, वो कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आती है जितना उत्पादन होता है। तो इसलिए उत्पादन में मतलब कि दूध का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो, तो वो अगर अफेक्ट करेगा तो किसान भाई वो जिस कार्य के लिए पशुपालन को अपना रोजगार बनाए वो पूरा नहीं होता है। इसलिए खुरा चपका का भी वैक्सीन करवा के, और वो या खुरा चपका जो साल भर में 2 बार वैक्सीन होती है, एक बरसात शुरू होने से पहले गर्मियों में और दूसरा सर्दियाँ शुरू होने से पहले। वहीं अगर बकरी में थोड़े थोड़े अंतराल से तरल रूप में मल निकल रहा है या कमजोरी आए तो यह दस्त के लक्षण होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नेबलोन पाउडर 15 से 20 ग्राम 3 दिन तक दें। अगर दस्त में खून भी आ रहा है तो वोक्तरीन गोली आधी सुबह और शाम नेबोलेन पाउडर के साथ या पावारिन की गोली दे सकते हैं। बकरियों में जैसे पशुपालक किसान भाई बहुत सी बकरियां हैं, तो हर एक बकरी को वो बोटॉक्स की दवा लगा नहीं सकते हैं। तो हम लोग एक बड़ा नाद में या ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें उस मिश्रण को डाल देते हैं पानी के साथ घोल के, और उसमें डुबा देते हैं। तो बकरियां वो पानी पीती नहीं है, थोड़ा सा वो उसको गंध पसंद नहीं होता, इसलिए वो पानी नहीं पी पाती। तो लेकिन उसमें अगर हम लोग अच्छी तरह से डुबा देंगे, पूरा शरीर उसमें भीग जाएगा, तो जितने भी बाह्य कृमि हैं वो उसका मर जाएंगे। तो उस बाह्य कृमि से आपको खून चूसने की जो है या कमजोरी हो जाती है, दूसरे बीमारियां फैलने की है, ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएंगी और वो जितने भी कीड़े हैं वो मर जाएंगे। तो इससे हम लोग वो बकरियों को बचाव कर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें चर्म रोग भी हो जाता है इन कीड़ों के कारण। तो वो चर्म रोग से जो बकरियों का वैल्यू जो लगता है, जो जितना उनको पैसा मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग रेगुलर डिपिंग हम लोग 4 महीने के अंतराल पर रेगुलर उस दवा का प्रयोग करके उसके पूरे शरीर में लगा दें या किसी बड़े नाद में पानी घोल के उसमें डुबा के उसको रखें, तो उससे उसका जो चर्म रोग है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ढीला ढेला ख़त्म हो जाएगा। जो प्रोटोजोअल डिजीज़ होते हैं उनकी संभावना रहती है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो किसान भाइयों को मांस का उत्पादन अधिक होगा और अल्टीमेटली जो होगा वो उनको प्रोडक्शन से अधिक पैसे की मिलने की संभावना। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा गर्मी के मौसम में बकरियों में होने वाले रोग और उसके बचाव के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है कम पानी में सिंचाई कर अधिक उत्पादन। हमारे झारखंड में पानी की समस्या बहुत है और ऐसे में सिंचाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल वैज्ञानिक बहुत सारे नए टेक्निक लेकर आए हैं। उसमें से एक है ड्रिप और स्प्रिंकलर। इन विधि से आप खेती करके अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं और ये किसानों में काफ़ी लोकप्रिय भी धीरे धीरे होते जा रहा है और इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र विशुनपुर गुमला में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एनो रॉय, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कम पानी में सिंचाई कर किस प्रकार से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कम पानी में किस प्रकार से सिंचाई कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। जोहार, मेरा नाम एनो रॉय, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में SMS एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग विभाग में हूँ। तो किसान भाई, आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग का खेती जो हो रहा है, इसमें मूल रूप से जो खेती में लागत जो ज़्यादा रहा, इसके कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सरकार का तरफ से एक योजना चल रहा है, जो सभी किसान को पता ही है। तो इसमें क्या है कि मतलब एक माइक्रो इरिगेशन का है। माइक्रो इरिगेशन में इसमें तरह तरह का है, जिसमें हम लोग ड्रिप सिंचाई से भी हम लोग
खेत में अपना बारी में जो फसल में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों का जो स्प्रिंकल इरिगेशन है और रेनगन भी होता है। तो ये विधि अपनाने से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो परंपरागत जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग खेती में जो सिंचाई करने का विधि है वो हम लोग जो परंपरागत है, तो उसमें क्या होता है कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा भाग जाता है, जैसे मजदूरी कॉस्ट। उससे क्या हो रहा है कि मजदूरी कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो खेती में जो लागत ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कम किया जाए, तो एकमात्र हम लोग के साथ हम लोग का तरीका है कि इसको हम लोग ड्रिप सिंचाई से हम लोग खेती करें, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक तो प्रथम चरण में पानी का भी बचत होता है। आज दिन प्रतिदिन हम लोग को खेती हो, चाहे घर का काम हो, चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें पानी का उपयोग ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो खेती में भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रयोग करेंगे, तो इससे हम लोग का पानी का भी बचत होता है। और दूसरी चीज़, आजकल जितने भी हम लोगों का फर्टिलाइजर्स मिल रहा है जो वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुल जाता मिल जाता, तो उसके माध्यम से हम लोग सिंचाई के साथ साथ एक फर्टिगेशन टेक्निक अपना के हम लोग अपने जितना भी फसल है फसल में भी हम लोग सिंचाई के साथ साथ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक हम लोगों का तो प्रथम चरण में हम लोग को पानी का बचत हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि हम लोगों का जो फर्टिलाइज़र है वो भी मात्रा हम लोग को वेस्टेज कम हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो हम लोग का टारगेट एरिया जो जड़ रूट जोन जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसी जगह में जो फर्टिलाइजर जा रहा है उसके चलते मतलब मैक्सिमम फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन प्लांट द्वारा किया जाता है। तो इससे उपज में भी अच्छा होता है, पानी का बचत हो रहा है। तो हम लोग का सबसे प्रथम जो सिंचाई में क्या जो लेबर कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इससे ऑटोमेटिकली हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जितना भी यील्ड हो रहा है, यील्ड आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हम लोग का इनपुट मतलब कम पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का आय में भी हम लोग का वृद्धि हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हम लोग कोई भी खेती हो उसमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे साग सब्जी हो, चाहे कोई दलहन तेलहन हो, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। आज दिन प्रतिदिन हम लोग का जो यहाँ का झारखंड की स्थिति है कि मतलब पानी का वाटर टेबल जिनको कहते हैं ग्राउंड वाटर जो हम लोग का घटते जा रहा है। तो उपयोग के लिए हम लोग आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना सकते हैं। जगह जगह पे हम लोग छोटे छोटे बांध बांधें, या तो हम लोग पॉन्ड लाइनर जो तालाब होता है उसका निर्माण करें। तो जो जमा पानी बरसात में जितना पानी जमा होता है उसको हम लोग अगर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अगर प्रयोग करेंगे तो जो किसान अगर मान लीजिए आपका जो पानी का स्रोत है उससे आप आधा एकड़ ही अगर साल में खेती कर पा रहे सब्जी का हो चाहे कोई भी फसल का, तो वो बढ़ के दोगुना हो जाता है आपका ज़्यादा एरिया। मेरा कहने का मतलब जो एरिया आपका हाफ एकड़ से लेकर 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक आप लोग खेती कर सकते हैं, एक छोटा सा। तो और साथ ही साथ में जो आप बांध बना के रख रहे हो, तालाब कर रहे हो, जिसमें जो वर्षा जल संरक्षण कर रहे हो, उससे खाली आपका सिंचाई खेत के लिए नहीं होके, लेकिन आपका ज़मीन के अंदर जितना भी हम लोग का ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि भविष्य में वाटर टेबल और इंक्रीज हो जाएगा हम लोगों को, और खेती में हम लोगों को और ज़्यादा हम लोग को पानी का मिलने का संभावना रहता है। और दूसरा है कि मतलब आपका स्प्रिंकल इरिगेशन, जहाँ पे आपका जैसे नदी हो चाहे बड़ा तालाब हो, उससे आप लोग माइक्रो इरिगेशन में आपका जो स्प्रिंकल विधि, स्प्रिंकल सिंचाई जो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आज अगर आप अपनाएंगे तो अवश्य आपके जो खेती हो रहा है उसमें आपका आमदनी में फ़ायदा मिलेगा। ये आज सरकार का योजना है, केंद्र सरकार की योजना, और जहाँ जैसे कि राज्य सरकार भी इसको सब्सिडी में दे रहा है। तो प्रखंड का जो भी आपका कृषि मुख्यालय है जिसमें BTM ATM देखते इस कार्य को, उसमें जाके किसान भाई आप अप्लाई कर दीजिए, आप उसमें तो आपको सब्सिडी में ये सब उपलब्ध मिल जाएगा। विभाग की तरफ से क्या कल्याणकारी योजनाएं चल रही है सिंचाई के? अभी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत ये ड्रिप सिंचाई का और जितना भी राज्य का और भी योजना है, जिससे पुराना कुआं हो, तालाब हो, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए भी ऐसा योजना झारखंड सरकार की तरफ से है। झारखंड में ऐसे भी पानी की कमी है सर, तो कितना सहयोगी है ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली? क्योंकि यहाँ का स्थिति ये है कि मतलब हम लोग के यहाँ झारखंड में पर्याप्त बरसात होता है।
लेकिन ये क्या होता है कि हम लोगों का जो पर्कुलेशन रेट, जो मिट्टी में पर्कुलेशन रेट होता है वो ज़्यादा हाई है, तो बारिश होता है तुरंत पानी नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जल्दी हम लोगों का नमी भी उड़ जाता है, और दूसरा चीज़ जो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ का मिट्टी में नहीं है। तो इस ऐसी क्षेत्र में, ऐसी जगह में, ऐसे मिट्टी के लिए ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बहुत उपयोगी रहता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाता है? ये ऑपरेट करने के लिए कोई भी किसान, एक साधारण किसान भी इसको उपयोग कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद कैसे इसको रख रखाव करना, कैसे मेंटेनेंस करना, इसके बारे में प्रशिक्षण हम लोग हर साल किसान को हम लोग दे ही रहे। एक तो गांव में जाके भी एक आवश्यक प्रशिक्षण भी हम लोग माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन के रूप में इन लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करके इन लोगों को गांव-गांव में खड़ा किए हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और किसी भी कारण अगर आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर भी। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।